घर लौटने के बाद सिम्मी गुनगुनाते हुए अपने कमरे में जाने लगी। अधिराज जी आज जल्दी घर आ गए थे। उन्होंने सिम्मी को जाते तो उसे आवाज देकर बोले, सिम्मी इधर आना जरा। सिम्मी सीढ़ियों से वापस नीचे उतर आई और बोली, जी पापा। अधिराज जी बोले, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सिम्मी बोली, कहिए ना पापा। अधिराज जी सिम्मी के साथ बैठते हुए बोले, बेटा तू तो जानती ही है मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका। जो तेरे मन में आया तूने किया, लेकिन बेटा आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानेगी? सिम्मी संशय भरी नजरों से देखती हुई बोली, क्या बात है पापा, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हो। अधिराज जी बोले, बेटा तुम्हारा एक दोस्त है राहुल, वो किस टाइप का लड़का है? राहुल का जिक्र सुनकर सिम्मी डर गई। वो हकलाते हुए बोली, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अधिराज जी बोले, बेटा वो लड़का ठीक नहीं है, उसकी संगत अच्छी नहीं है, मुझे पता चला कि वो गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, तो बेटा तुम उससे अपनी दोस्ती खत्म कर दो। सिम्मी अपने पिता को समझाते हुए बोली, पापा आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, राहुल तो अच्छे घर का लड़का है। अधिराज जी पूछने लगे, तुम गई हो उसके घर? सिम्मी बोली, नहीं नहीं, लेकिन वो मेरा क्लासमेट है तो पता है मुझे, सब जानते हैं उसके बारे में। अधिराज जी बोले, क्लासमेट है तो उसे क्लासमेट तक ही रखो, ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है उससे मिलने कैसे कैसे लोग आते हैं। सिम्मी हैरानी से अपने पिता का मुंह देखने लगी तो अधिराज जी बोले, बैंक रॉबरी करने वालों से उसका मिलना जुलना है। अब तुम समझ ही सकती हो कि मैं तुम्हें मना क्यों कर रहा हूँ। तो बेटा तुम आगे से उसके आसपास मत जाना, ओके? और हाँ, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। राहुल को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सिम्मी ने हम में जवाब दिया और सोच में डूबी हुई सी अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर वो सोचने लगी कि पापा जो कह रहे थे उसमें कहीं सच्चाई थी क्या? राहुल का चोर लुटेरों से मिलना जुलना है, लेकिन वो तो इस किस्म का है ही नहीं। फिर पापा को ये गलतफहमी कैसे हो गई? मुझे इस बारे में राहुल से ही बात करनी होगी, तभी सच पता चलेगा। अगले दिन कॉलेज जाते ही सिम्मी सीधा क्लासरूम में चली गई और राहुल का वेट करने लगी। कुछ देर बाद राहुल आया तो सिम्मी ने आते ही उससे पूछा, राहुल तुम क्या किसी बैंक रॉबरी वाले को जानते हो? राहुल चौंकते हुए बोला, क्या? सिम्मी धीरे से बोली, मुझे मेरे पापा ने बताया कि तुम किसी बैंक रॉबरी वाले से मिले थे, क्या ये सच है? राहुल हैरानी से सिम्मी की ओर देखने लगा तो सिम्मी बोली, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। राहुल नजरें झुकाते हुए बोला, सॉरी सिम्मी, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। सिम्मी पूछने लगी, कौन सी बात? राहुल बोला, एक ब्लैकमेलर का ग्रुप है, वो लोग मुझे कुछ टाइम से ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिम्मी हैरानी से पूछने लगी, क्या? राहुल बोला, हाँ, उन लोगों को पता है कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि हमने ये बात किसी को नहीं बताई है, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे पापा को हमारे बारे में बता देंगे। सिम्मी स्तब्ध सी बोली, लेकिन इतनी सी बात के लिए वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? राहुल बोला, वो जानते हैं कि तुम्हारे पापा पुलिस वाले हैं और मैं तुम्हारे पापा से डरता हूँ, इसलिए वो जानबूझकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिम्मी बोली, तो हम पापा को जाकर सब सच बता देते हैं ना? उन्हें सच पता चल जाएगा तो फिर कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। राहुल हैरान परेशान सा बोला, समझने की कोशिश करो, हम तुम्हारे पापा को इस बारे में नहीं बता सकते। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारे पापा हमें एक्सेप्ट करेंगे? सिम्मी बोली, पापा ने तुमसे दूर रहने के लिए कह दिया है। राहुल बोला, देख लो तुम ही, इतनी सी बात पर उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है। सोचो अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। इसलिए अभी के लिए हमें सच छुपाना होगा। वो दोनों कुछ देर तक यूं ही सोच में डूबे रहे। फिर सिम्मी बोली, कितने पैसे मांग रहे हैं वो? राहुल उदास सा बोला, 1 लाख। सिम्मी चौंक कर बोली, क्या? 1 लाख? राहुल हम कहने लगा तो सिम्मी बोली, इतने पैसे तुम दोगे कैसे? राहुल बोला, थोड़े पैसे तो मेरे पास है, लेकिन 1 लाख बहुत बड़ी रकम है। मेरे घरवाले मुझे इतना पैसा नहीं देते। सिम्मी बोली, फिक्र मत करो, मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं, दोनों मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पैसे दे देंगे। राहुल बोला, लेकिन तुम क्यों पैसे दे रही हो? ब्लैकमेल तो वो मुझे कर रहे हैं। सिम्मी प्यार से बोली, तुम और मैं अलग अलग है क्या? प्यार साथ में किया है, वो मुसीबत का सामना भी साथ में करेंगे। राहुल फीका सा मुस्कुराया और फिर दोनों लेक्चर अटेंड करने लगे। कॉलेज से निकलकर सिम्मी और वीर डांस सीखने डांस क्लास चले गए। वहां जाकर मेहदी उन्हें डांस सिखाने के लिए कुछ शुरुआती स्टेप सिखाने लगा। वीर और सिम्मी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों पहली बार डांस कर रहे थे तो दोनों को परेशानी हो रही थी। वीर को तो बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो सोचने लगा कि मैंने डांस के लिए हाँ ही क्यों कहा, कुछ और काम करता तो शायद हो जाता। वहीं सिम्मी भी डांस करते हुए कई बार अपने ही पैरों में उलझ रही थी। एक बार तो उसका पैर मुड़ा और वो गिरते गिरते बची। वीर ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया और बोला, आराम से करो। मेरी बोला, डोंट वरी गाइस, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। जो मैं सिखा रहा हूं इसकी घर जाकर भी प्रैक्टिस करना, ओके?
वीर और सिम्मी ने ओके कहा और कुछ देर प्रैक्टिस करके घर लौट गए। डांस क्लास से घर लौटकर सिम्मी अपने कमरे में चली गई। अपने रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और अपनी अलमारी खोलकर उसमें पैसे ढूंढने लगी। उसके पास एक पिग्गी बैंक था जिसमें उसने कुछ पैसे डाले हुए थे। सिम्मी ने वो पिग्गी बैंक तोड़ा तो उसमें से 5,000 के लगभग रुपये निकले। सिम्मी सोचने लगी कि ये तो बहुत कम है, मुझे और पैसों की जरूरत होगी। वो सोचने लगी कि पापा से किसी बहाने से पैसे मांगूंगी, तब राहुल की हेल्प हो जाएगी। वहीं अधिराज जी ने सिम्मी को बता तो दिया, लेकिन वो श्योर नहीं हो पा रहे थे कि सिम्मी राहुल से दूरी बनाएगी या नहीं। उन्होंने वीर को अपने कमरे में बुलाया और उससे बोले, वीर मैंने सिम्मी को राहुल के बारे में बता दिया है। वीर चौंक कर बोला, अभी? अधिराज जी बोले, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी किसी चोर उचक्के के साथ रहे। कल को अगर वो लड़का पकड़ा गया तो उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी पूछताछ के बहाने परेशान किया जाएगा। इसलिए मैंने सिम्मी से कह दिया कि उससे दूर रहे। वीर सोच में डूबा हुआ बोला, लेकिन सर अगर सिम्मी ने ये बात राहुल को बता दी तो वो अलर्ट हो सकता है। अधिराज जी बोले, डोंट वरी, मैंने सिम्मी से कहा है कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। राहुल को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम्हें सिम्मी पर नजर रखनी है कि वो राहुल से मिलती है या नहीं। जब तक राहुल को क्लीन चिट नहीं मिल जाती, कोशिश करना कि वो राहुल से दूर रहे। वीर ने जी सर कहा और केस के बाकी आरोपियों के बारे में बात करने लगा। वहीं सिम्मी अधिराज जी के कमरे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो सोचने लगी कि अब से मुझे राहुल से दूरी बनानी पड़ेगी। अगर वीर ने हमें साथ देख लिया तो वो पापा को बता देगा, फिर पता नहीं पापा राहुल के साथ क्या सुलूक करे। रात को डिनर के टाइम वो अधिराज जी से बोली, पापा मुझे शॉपिंग पर जाना है। अधिराज जी बोले, फिर से? अभी कुछ दिन पहले गई तो थी। सिम्मी बोली, एनुअल फंक्शन आ रहा है तो मुझे फंक्शन और प्रैक्टिस के लिए कपड़े चाहिए। अधिराज जी बोले, ठीक है, कितने पैसे चाहिए? सिम्मी बोली, कैश नहीं, कार्ड दो। आजकल सब कार्ड से ही पेमेंट करते हैं, मुझे कैश कैरी करना अच्छा नहीं लगता। अधिराज जी बोले, ठीक है बाबा, दे दूंगा। ये कहकर वो डिनर करने लगे। अगले दिन सिम्मी ने कॉलेज जाने से पहले राहुल को कुछ मैसेज किया और फिर अधिराज जी के पास जाकर बोली, पापा कार्ड। अधिराज जी उसे कार्ड देते हुए बोले, अकाउंट खाली मत कर देना वरना तुम्हारी मम्मी मेरी जान खा लेगी। सिम्मी बोली, हाँ हाँ नहीं करूंगी, अब जाऊं। फिर वो वीर के साथ कॉलेज निकल गई। कॉलेज जाकर वीर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा था कि तभी राहुल सिम्मी के पास आया। वो बोला, हेलो सिम्मी। सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है। राहुल हैरान होकर बोला, क्या? लेकिन क्यों? सिम्मी कड़े शब्दों में बोली, बस ऐसे ही, आज के बाद तुम मेरे आसपास भी मत आना, समझे? चलो वीर। ये कहकर वो राहुल को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद राहुल मुस्कुराकर उसे जाता देखता रहा। वीर सिम्मी के व्यवहार को देखकर हैरान था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह राहुल से बात कर रही थी। जैसे बच्चे अपने माता पिता के कहने पर किसी से दोस्ती तोड़ देते हैं, वैसे ही सिम्मी ने भी एक पल में राहुल से दोस्ती तोड़ दी थी। ये देखकर वीर थोड़ा हैरान था। वो सिम्मी से पूछने लगा, तुमने एकदम से राहुल से दोस्ती तोड़ दी? सिम्मी बोली, हाँ तो, नहीं तोड़नी थी। वीर बोला, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, तुम ऐसे कैसे उससे दोस्ती तोड़ सकती हो? सिम्मी बोली, पापा ने बोल दिया ना, तो बस तोड़ दी, अब तुम मुझे गिल्टी फील मत करवाओ, ओके? सिम्मी का मूड गर्म देखकर वीर चुप हो गया और चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। क्लासरूम में भी सिम्मी आज राहुल से अलग बैठी हुई थी। राहुल उसे एक दो बार इशारा कर रहा था, लेकिन सिम्मी उसे इग्नोर किए जा रही थी। वीर बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अधिराज जी को फोन करके कहा, सर सिम्मी पर आपने कौन सा मंत्र फूंका? ये तो राहुल के खिलाफ ही हो गई है। अधिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी है, मेरे एक कहने पर उसने अपने दोस्त को छोड़ दिया। वीर बोला, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही। राहुल उसका अच्छा दोस्त है, वो एकदम से उसे कैसे छोड़ सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ रही है। अधिराज जी बोले, ऐसा है तो तुम सिम्मी पर नजर रखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो नाटक कर रही है या सच में उसने मेरी बात मान ली। वीर ने जी सर कहकर फोन रख दिया और फिर से सिम्मी पर नजर रखने लगा। जिस दौरान वीर अधिराज जी से बात कर रहा था, उसी वक्त सिम्मी ने राहुल को एक पैकेट दिया जिसके अंदर कुछ पैसे और एक नोट था। राहुल ने वो नोट पढ़ा। उसमें लिखा था, कुछ वक्त ऐसे ही मुझे मनाने का नाटक करो, मैं तुम्हें दूर रहने की धमकी दूंगी तो फिर दूरी बना लेना। कुछ पैसे अभी दे रही हूँ, बाकी बाद में दे दूंगी, फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ने नोट पढ़ा और उसके पैसे अपने बैग में रख लिए। फिर उसने सिम्मी की ओर देखकर पलके झपकाए और लेक्चर अटेंड करने लगा। कुछ देर में लेक्चर खत्म हुआ तो सिम्मी कैंटीन की ओर जाने लगी। राहुल भी उसके पीछे भागा और उसे रोकते हुए बोला, सिम्मी क्या हुआ है, क्यों इग्नोर कर रही हो? बता तो दो कि मेरी गलती क्या है। इस दौरान वीर सिम्मी के साथ ही था। वो राहुल को तीखी नजरों से देखे जा रहा था। सिम्मी नाटक करती हुई राहुल से बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? कहा ना मुझसे दूर रहो।
राहुल वीर से बोला, वीर एटलीस्ट तुम तो बताओ कि क्या हुआ है, सिम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। वीर बोला, मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर है, मैं सवाल करता हूँ जवाब नहीं देता। फिर वो सिम्मी को लेकर कैंटीन की ओर चला गया और राहुल वहीं खड़ा रह गया। हाफ डे में सिम्मी वीर से बोली, शॉपिंग पर चले क्या। वीर बोला, अभी। सिम्मी बोली, हाँ अभी चलते हैं, शाम को डांस क्लास के लिए जाना पड़ेगा। वीर ने घड़ी देखते हुए पूछा, और बाकी लेक्चर। सिम्मी बोली, वो मुझे प्रिया बता देगी। वीर बोला, ठीक है फिर चलो। हाफ डे में ही सिम्मी प्रिया को बताकर शॉपिंग के लिए निकल गई। वो एक शोरूम में गई और वहां जाकर अपने लिए कपड़े देखने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया और वो वीर से बोली, तुम भी अपने लिए कपड़े देखो, मैं एटीएम से कैश लेकर आती हूँ। वीर बोला, मैं भी चलता हूँ। सिम्मी बोली, अरे शोरूम के बाहर ही है, मैं लेकर आ रही हूँ। ये कहकर उसने एक सेल्स गर्ल को वीर के लिए कपड़े दिखाने के लिए कहा। वीर सिम्मी के पीछे जाना तो चाहता था, लेकिन सेल्स गर्ल उसे कपड़े दिखाने लगी तो वो उसके साथ व्यस्त हो गया। सिम्मी बाहर आकर एटीएम में घुसी और वहां से कुछ पैसे निकालकर पर्स में रखने लगी। पैसे निकालकर वो वापस अंदर आई और वीर से बोली, कुछ पसंद आया। वीर बोला, लेकिन ये सब लेना क्यों है। सिम्मी वीर के कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बोली, इन कपड़ों में डांस प्रैक्टिस करोगे तो कपड़े फट जाएंगे, इसलिए कंफर्टेबल कपड़े लो। वीर सोचने लगा कि बात तो सही है, पैंट शर्ट में डांस करना बड़ा मुश्किल है। सिम्मी के कहने पर वो भी अपने लिए कपड़े देखने लगा। कुछ देर में पेमेंट करने की बारी आई तो वीर ने अपना कार्ड निकाला। सिम्मी उसे रोकते हुए बोली, रहने दो, मैं पे कर रही हूँ। वीर बोला, हाँ तो तुम अपने लिए पे करो, मैं अपने लिए कर लूंगा। सिम्मी वीर पर एहसान नहीं जताना चाहती थी तो उसने ज्यादा फोर्स नहीं किया और अपने कपड़े के लिए पेमेंट कर दिया। वीर ने भी अपनी पेमेंट की और फिर वो दोनों अपने अपने बैग लेकर चल पड़े। रास्ते में सिम्मी घड़ी देखते हुए बोली, डांस क्लास में टाइम है, क्यों ना कॉलेज चलें। वीर बोला, अब तो छुट्टी होने वाली है, अब जाकर क्या करोगी। सिम्मी बोली, प्रिया से नोट ले लूंगी ना, तुम चलो कॉलेज। सिम्मी के कहने पर वीर उसे कॉलेज ले आया और वहां सिम्मी सीधा प्रिया के पास गई। उसने वीर से नजर बचाकर प्रिया को एक लिफाफा पकड़ाया और उससे बोली, ये पैकेट तुम राहुल को दे देना, ओके। प्रिया बोली, क्या है इसमें। सिम्मी बोली, राहुल को कुछ पैसों की जरूरत है, तो वीर से छुपकर पैसे दे रही हूँ। प्रिया शक की नजरों से देखते हुए बोली, कहीं भागने का प्लान तो नहीं बना रहे हो। सिम्मी उसे झिड़कते हुए बोली, चुप कर, अभी से भागकर क्या करेंगे, ये सब उसकी हेल्प के लिए है, तो चुपके से राहुल को देना, ओके। वीर को इस बात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। प्रिया बोली, हाँ हाँ दे दूंगी, ले ये नोट्स भी रख, घर जाकर कॉपी कर लेना। ये कहते हुए उसने सिम्मी को अपनी बुक्स दे दी। नोट्स लेकर सिम्मी डांस क्लास के लिए चली गई। वहां मैदी उन्हें देखकर बोला, हेलो यंग वंस, आ गए आप दोनों। सिम्मी बोली, जी सर, आज हम प्रैक्टिस के लिए कपड़े भी लेकर आए हैं। ये कहते हुए सिम्मी उसे कपड़े दिखाने लगी। मैदी बोला, वेरी गुड, नो बोथ ऑफ यू आर सीरियस अबाउट डांस, सो गेट रेडी फॉर न्यू स्टेप्स। ये कहकर मैदी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वीर और सिम्मी चेंज करने चले गए। वीर ने एक टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी हुई थी, जबकि सिम्मी ने क्रॉप टॉप और योगा पैंट पहन रखी थी। सिम्मी को देखकर वीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उस पर से ध्यान हटाकर मैदी को ढूंढने लगा। मैदी टहलता हुआ आया और दोनों को देखकर बोला, वाओ, आज लग रहे हो ना प्रोफेशनल डांसर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और लेग्स के साथ हैंड्स की मूवमेंट करते हैं, रेडी। उसके पूछने पर वीर और सिम्मी ने जी सर कहा और दोनों मैदी को कॉपी करने लगे। सिम्मी तो फिर भी लचक के साथ डांस कर रही थी, लेकिन वीर का डांस सामान्य पुरुषों जैसा था, जो खड़े डंडे की तरह नाचते हैं। उसका डांस देखकर मैदी बोला, वीर व्हाट आर यू डूइंग, सिम्मी को देखो, थोड़ी नजाकत लाओ डांस में। वीर मन ही मन सोचने लगा कि मैं कोई लड़की हूं जो नजाकत लाऊं। वो जैसे तैसे डांस कर रहा था तो मैदी ने अपना माथा पकड़ लिया। वो बोला, तुम ऐसे डांस कर रहे हो जैसे हैंगर में लटके हुए कपड़े, थोड़ा बॉडी को मूव करो। मैदी को मैड होता देख सिम्मी वीर की हेल्प करने लगी। वो वीर को बताने लगी कि हाथों को ऐसे हिलाओ, पैरों को ऐसे चलाओ। उसके सिखाने पर वीर के डांस में थोड़ा बहुत फर्क आया। सिम्मी को वीर के साथ मेहनत करते देख मैदी को कुछ आइडिया आया। वो बोला, तुम दोनों सोलो डांस करने वाले हो। सिम्मी बोली, जी सर। मैदी बोला, सोलो करने से अच्छा कपल डांस करो ना, कपल डांस में तुम वीर की हेल्प कर सकती हो, सोलो में तो वीर का मुश्किल ही है। सिम्मी और वीर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे तो मैदी बोला, फिक्र मत करो, कपल डांस में ज्यादा मेहनत नहीं होती, सोलो डांस में ज्यादा वक्त करना पड़ता है। सिम्मी बोली, ऐसा है तो हम कपल डांस ही कर लेंगे, क्यों वीर। वीर बोला, मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। मैदी बोला, वीर के लिए कपल डांस ही ठीक है, कपल डांस में लोग सिम्मी के मूवमेंट देखेंगे, जबकि वीर को ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस आई कांटेक्ट रखना होगा। मैदी के कहने पर दोनों कपल डांस के लिए तैयार हो गए और अपने शुरुआती स्टेप सीखने लगे। वहां से थक हार कर दोनों घर लौटे तो सुवर्णा जी बोली, कहां से मजदूरी करके आ रहे हो। सिम्मी सोफे पर पसरती हुई बोली, डांस क्लास से।
सुवर्णा जी बोली, इतना डांस, क्या हालत हो गई है एक दिन में ही। रुको मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जूस लेने चली गई। वीर भी पैर फैलाते हुए बोला, हालत खराब हो गई आज तो। सिम्मी बोली, हमारा एक दिन में ही ये हाल है, लोग सालों साल कैसे डांस करते होंगे। तभी सुवर्णा जी दोनों के लिए जूस ले आई और दोनों जूस पीने लगे। उसी दौरान सिम्मी के फोन में मैसेज आया तो वो मैसेज पढ़ने लगी। ये मैसेज राहुल का था। उसने सिम्मी को पैसों के लिए थैंक्स कहा। वीर ने सिम्मी को मैसेज करते देखा तो पूछने लगा, किसका मैसेज है। सिम्मी बोली, ऐसे ही मेरी फ्रेंड का मैसेज है। वो राहुल को मैसेज करने में व्यस्त थी कि वीर चुपके से उठकर उसके फोन में झांकने लगा। सिम्मी राहुल को मैसेज कर रही थी तो वीर झांककर उसके फोन में देखने की कोशिश कर रहा था। तभी सुवर्णा जी वीर से बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए। वीर बोला, नहीं कुछ नहीं, सिम्मी का नया फोन अच्छा लग रहा है, वही देख रहा था। सिम्मी ने राहुल को कुछ पैसे बाद में देने का मैसेज किया और फटाफट सारे मैसेज डिलीट कर दिए। जो स्पीकर दोनों रेस्ट कर रहे थे तो सुवर्णा जी ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि बैंक रॉबरी में शामिल लड़कों में से 2 लड़के पकड़े गए। वीर चौंक कर वो न्यूज देख रहा था और सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो ये लड़के पकड़े गए, अब ये राहुल से अपना कनेक्शन खुद बता देंगे। कुछ देर बाद अधिराज जी घर लौटे तो वीर उनसे बोला, सर आपने आज की न्यूज देखी। अधिराज जी खुश होते हुए बोले, हाँ भाई देखी, आखिरकार 4 में से 2 लड़के पकड़े गए। वीर बोला, एक मर गया, 2 पकड़े गए, चौथा कहाँ है। अधिराज जी बोले, जल्द ही वो भी पकड़ा जाएगा। वीर बोला, सर जो लड़के पकड़े गए हैं उन्होंने राहुल के बारे में कुछ बताया और उनके पास से रॉबरी का सामान मिला। अधिराज जी बोले, अभी तो वो पुलिस रिमांड पर है, पूछताछ चल रही है, देखते हैं वो क्या क्या बताते हैं। वीर बोला, सर राहुल से जुड़ी पूछताछ मैं कर सकता हूँ क्या। अधिराज जी बोले, लेकिन ये तुम्हारा केस नहीं है। वीर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आई नो सर, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। राहुल के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना कोई दूसरा पुलिस वाला नहीं जानता, इसलिए ये पूछताछ मुझे कर दीजिए। अधिराज जी कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वीर बोला, कल संडे है, कल ही जाकर इंक्वायरी करता हूँ। अधिराज जी बोले, ठीक है, चले जाना, मैं थाने में इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगले दिन वीर उसी थाने गया जहां 2 लड़कों को कैद कर रखा था। वीर वहां के पुलिस अफसरों से मिला और पूछताछ करने लगा। फिर वो जेल के अंदर गया और उन 2 लड़कों की ओर देखने लगा। वो दोनों 22-25 साल की उम्र के होंगे। उनके चेहरे पर मारपीट के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो वीर को देखकर डरने लगे। वीर उनसे बोला, अगर और मारना खानी हो तो सीधे सीधे बताओ, तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है। वो लड़के डरते हुए बोले, हमें नहीं पता सर। वीर बोला, कहीं तुमने उसे भी मार तो नहीं दिया। वो घबराते हुए बोले, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। उनमें से एक बोला, चोरी के बाद हम चारों अलग अलग जगह चले गए थे। कुछ दिन पहले जब हमारा एक साथी मारा गया तो हम दोनों डर गए कि उसे किसने मारा होगा। उसी सिलसिले में हम फिर से मिले लेकिन पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। वीर कुर्सी पर बैठा हम करते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है उसे किसने मारा होगा। वो लड़के बोले, हमें नहीं पता सर, हम तो छोटे मोटे चोर हैं, वही हमारा लीडर था, उसके कहने पर ही हम चोरी में शामिल हुए थे। जब उसका मर्डर हुआ तो हम भी हैरान हो गए। वीर उन्हें राहुल की तस्वीर दिखाते हुए बोला, इस लड़के को जानते हो। वो दोनों गौर से राहुल की फोटो देखने लगे और फिर बोले, नहीं सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। वीर बोला, इसका नाम राहुल है, तुम्हारा जो साथी मारा गया उसे इस लड़के के साथ देखा गया था, इसलिए अच्छे से याद करके बताओ कि क्या तुमने कभी अपने साथी को इससे बात करते सुना हो या कभी इसका जिक्र हुआ हो। उनमें से एक लड़का बोला, नहीं सर, हमने इस लड़के का जिक्र कभी नहीं सुना, हम जब भी मिलते थे तो बैंक रॉबरी की प्लानिंग ही करते थे। उस टाइम हम सबके फोन बंद रहते थे, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारा साथी इससे कभी बात करता था या नहीं। वीर उन्हें सतर्क करते हुए बोला, सच कह रहे हो ना, अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो एनकाउंटर पक्का समझो। वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए बोले, हम सच कह रहे हैं सर, हम इसे नहीं जानते। वीर को उन लड़कों से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो वापस लौट गया। घर आकर वो अधिराज जी की लाइब्रेरी में जाकर उनसे बोला, सर मैं उन लड़कों से मिल चुका हूँ। अधिराज जी पूछने लगे, कुछ बताया उन्होंने। वीर बोला, नहीं सर, वो ना तो राहुल के बारे में कुछ जानते, ना ही अपने साथी की मौत के बारे में। अधिराज जी हम कहते हुए बोले, मुझे लगता है कि वो सच कह रहे हैं, उनका अपने साथी की मौत में कोई हाथ नहीं है। वीर बोला, सर अगर हम इन लड़कों फोन की लोकेशन निकलवाएं तो पता चल सकता है कि ये बीते कुछ दिनों में मिले थे या नहीं। अधिराज जी कहने लगे, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन मुश्किल ही है, आजकल कोई भी क्रिमिनल कांड करते वक्त फोन घर पर ही छोड़कर जाता है। वीर बोला, लेकिन सर हमें हर तरीके से एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तभी केस आगे बढ़ेगा। अधिराज जी बोले, ठीक है, मैं फोन लोकेशन के ऑर्डर भेजता हूँ। वीर कुछ सोचकर बोला, सर राहुल के फोन की लोकेशन भी निकालना, मर्डर वाले दिन वो कहाँ था ये पता होना बहुत जरूरी है। अधिराज जी बोले, ठीक है, तुम ऑपरेटर्स को उसका नंबर भी भेज देना,
वीर ने जी सर कहा और अपने काम पर लग गया। सिम्मी तेज आवाज में गाना बजाकर अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो सुवर्णा जी उसके कमरे में गई और बोली, क्या कर रही है, आवाज कम कर। सिम्मी आवाज कम करने की बजाय अपनी मां को ही हाथ पकड़कर नाचने लगी। दोनों माँ बेटी तेज आवाज में डांस कर रही थी तो अधिराज जी को डिस्टर्ब हो रहा था। वो सिम्मी को आवाज देने लगे, लेकिन सिम्मी सुने तब ना। वो उठे और सिम्मी के कमरे में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दोनों माँ बेटी नाचने में मग्न है। वो सिम्मी से आवाज कम करने के लिए कहने लगे, लेकिन सिम्मी उन्हें भी हाथ पकड़कर नचाने लगी और फिर अपने माता पिता का हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ाकर खुद ताली बजाने लगी। अधिराज जी सुवर्णा जी का हाथ पकड़कर डांस करने लगे और सुवर्णा जी शर्माते हुए उनके साथ कदम मिलाने लगी। सिम्मी उन्हें नाचने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी तो दोनों कपल की तरह नाचने लगे। तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े वीर की ओर गई। उसे देखकर दोनों सकपका गए और एक दूसरे से दूर हटकर खड़े हो गए। वो वीर को देखकर शर्मा रहे थे, जबकि वीर उन्हें साथ देखकर मुस्कुरा रहा था। वीर ने देखा कि अधिराज और सुवर्णा जी हाथ पकड़े डांस कर रहे थे तो वो मुस्कुराने लगा। उसे देखकर अधिराज और सुवर्णा जी शर्मा उठे और नजरें चुराने लगे। अधिराज जी खिसियाते हुए बोले, अरे वीर तुम किसी काम से आए थे? वीर बोला, जी सर, आपके लिए लैंडलाइन पर कॉल है। अधिराज जी बोले, हाँ मैं आता हूँ। ये कहकर वो वहां से खिसक गए। उनको जाता देख सुवर्णा जी और सिम्मी हंसने लगे। वीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सिम्मी अपनी माँ से बोली, मम्मा आपको पता है, वीर भी हमारे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सुवर्णा जी बोली, अच्छा। सिम्मी बोली, हमारी एक प्रोफेसर ने जबरदस्ती वीर का नाम डांस के लिए भेज दिया। मैं भी डांस ही करने का सोच रही थी, तो हम दोनों एक साथ डांस सीख रहे हैं, और आपको पता है, हम कपल डांस कर रहे हैं। सुवर्णा जी फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, कपल डांस? लेकिन बेटा सोलो डांस करती तो ज्यादा अच्छा लगता। सिम्मी बोली, पहले हमने सोलो डांस ही सोचा था, लेकिन हमारा कोरियोग्राफर है ना, वो बोलने लगा कि वीर से सोलो डांस नहीं होगा, इसलिए उसने ही हमें कपल डांस के लिए कहा। सुवर्णा जी अच्छा कहने लगी तो सिम्मी बोली, मैं दिखाऊं आपको हमारा डांस? सुवर्णा जी बोली, हाँ दिखाओ ना। सिम्मी वीर से बोली, वीर यहाँ आओ ना। वीर को सुवर्णा जी के सामने नाचने में शर्मा रही थी तो वो बोला, अभी क्यों, अभी तो मुझे ढंग से आता भी नहीं है। सिम्मी बोली, अरे जितना भी आता है करके बता दो। वीर मना करने लगा तो सिम्मी उसका हाथ खींचकर उसे ले गई और मोबाइल में गाना लगाकर डांस स्टेप करने लगी। वीर जो कि डांस क्लास में फिर भी थोड़ा डांस कर लेता था, सुवर्णा जी के सामने उसके हाथ ही नहीं उठ रहे थे। उसे झिझकते देखकर सुवर्णा जी बोली, रहने दे सिम्मी, अभी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, जब तुम दोनों परफेक्ट हो जाओगे तब दिखाना। वीर भी बोला, हाँ अभी मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो भी वहां से खिसक गया। अगले दिन वीर सिम्मी के साथ कॉलेज गया। रोज की तरह आज भी वीर बाहर बैठा था, जबकि सिम्मी क्लासरूम में बैठी लेक्चर अटेंड कर रही थी। बीच बीच में वो राहुल को मैसेज कर रही थी। राहुल उसे मैसेज में कह रहा था कि उसे सिम्मी की बहुत याद आ रही है, कब तक दोनों को इसी तरह दूर दूर रहना पड़ेगा। सिम्मी भी रिप्लाई में कह रही थी कि जल्द ही हम पहले की तरह साथ रहेंगे, जैसे ही बैंक रॉबरी वाले पकड़े जाएंगे, पापा की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और हम पहले की तरह रहने लगेंगे। लेक्चर के दौरान सिम्मी राहुल को मैसेज करने में व्यस्त थी। लेक्चर खत्म होने पर प्रिया उसके पास आई और बोली, आज तो सर ने इतना कुछ पढ़ा दिया कि सब सिर के ऊपर से चला गया। एक काम करते हैं, इस चैप्टर के नोट्स आज ही बना लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। सिम्मी सोचने लगी कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज। वो बोली, हाँ चल नोट्स बना लेते हैं। ये कहकर वो उठी और प्रिया के साथ लाइब्रेरी की ओर चली गई। वीर भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद वीर वहीं बाहर रुक गया और फोन में व्यस्त हो गया। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया, जिसमें राहुल के फोन की डिटेल्स थी। वीर ने वो मैसेज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि मर्डर वाले दिन राहुल के फोन की लोकेशन उसी एरिया के पास थी जहां उस चोर की लाश मिली थी। वो मैसेज पढ़कर वीर हैरान रह गया। वो मन ही मन बोला, अब तो गया राहुल। उसने अधिराज जी को फोन किया और बोला, सर राहुल के फोन की डिटेल्स आ गई है, मर्डर वाले दिन वो उस चोर के साथ ही था। अधिराज जी बोले, तो सोच क्या रहे हो, पकड़ो उसे और पूछताछ करो, इससे पहले कि वो कहीं भाग जाए। वीर ने जी सर कहा और तुरंत राहुल को ढूंढने निकल पड़ा। सब जगह ढूंढने के बाद उसे राहुल उसके दोस्तों के साथ बात करता दिख गया। वीर उसके पास गया और बोला, हे राहुल इधर आना। राहुल अपने दोस्तों से 1 मिनट कहकर वीर के पास आया और बोला, हाँ बोलो। वीर बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलोगे प्लीज। वो विनती करने का नाटक करने लगा ताकि राहुल बिना जोर जबरदस्ती के उसके साथ चलने को राजी हो जाए। राहुल नखरे दिखाते हुए बोला, मैं क्यों चलूं, जो कहना है यही कहो। वीर बोला, सिम्मी से जुड़ी बात है, प्लीज चलो। सिम्मी का नाम सुनकर राहुल सीरियस हो गया और बोला, चलो फिर। वीर उसे लेकर कॉलेज के स्टोर रूम की ओर गया तो राहुल बोला, यहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ कोई नहीं आता। वीर बोला, तुम चलो तो सही। ये कहकर वो राहुल को स्टोर रूम के अंदर ले गया।
अंदर जाकर राहुल बोला, यहाँ आकर क्या बात करनी थी तुम्हें, और सिम्मी कहाँ है? वीर ने स्टोर रूम का दरवाजा लॉक किया और राहुल की ओर मुड़ा। राहुल उसे शंका भरी नजरों से देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, समझे? वीर उसके पास जाने लगा तो राहुल पीछे हटने लगा। वो बोला, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वीर ने उसे एक तमाचा मारा और बोला, मुंह बंद, अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब देना। उसके थप्पड़ मारते ही राहुल फर्श पर गिर पड़ा और उसने अपना गाल पकड़ लिया। वो बोला, क्या चाहते हो तुम? वीर बोला, मेरे सवालों के जवाब। राहुल चीखते हुए बोला, मुझे जाने दो वरना मैं सबको बुला लूंगा। वीर बोला, कोशिश करके देख लो, तुम्ही ने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं आता, तो बेमतलब की मेहनत मत करो और मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। राहुल वीर को गुस्से में घूरे जा रहा था तो वीर उसे एक तस्वीर दिखाते हुए बोला, तुम जानते हो इसे? राहुल ने वो तस्वीर देखी तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। तस्वीर में वही शख्स था जिससे राहुल चोरी छुपे मिला करता था। उसकी तस्वीर देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वीर ने राहुल को तस्वीर दिखाई तो राहुल के होश उड़ गए। वो कभी वीर की ओर देखता तो कभी तस्वीर की ओर। वीर बोला, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम इसे पहचानते हो, अब ये बताओ कि तुम इससे क्यों मिलते थे? राहुल नजरें चुराते हुए बोला, मैं नहीं जानता इसे, कौन है ये? वीर ने उसे एक और थप्पड़ जड़ा और बोला, झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, मैं सब जानता हूँ। ये बैंक रॉबरी का सस्पेक्ट है, कुछ दिन पहले इसकी मौत हो गई थी और मौत से पहले इसे तुम्हारे साथ देखा गया था। और खास बात यह है कि मैंने ही इसे तुम्हारे साथ देखा था। तो अब तुम खुद सच बताओगे कि तुम्हें थाने लेकर चलूं? वीर के धमकाने पर राहुल चुपचाप सिकुड़ कर बैठ गया। वीर बोला, बोलोगे भी कुछ? राहुल सिकुड़ा हुआ सा बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। वीर उसके करीब आकर बोला, देखो, सच सच बता दो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। राहुल अब थोड़ा डर गया तो वो बोला, वो मैं। वीर कुर्सी खिसकाकर उसके पास आकर बैठ गया और बोला, हम, बोलो, और सच सच बोलना। राहुल घबराते हुए बोला, वो मैं और सिम्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। राहुल की बात सुनकर वीर हैरान हो गया। वो बोला, क्या? राहुल धीरे से बोला, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वीर को राहुल पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने और सिम्मी ने सबसे सच छुपाया। लेकिन वो खुद को संयत करते हुए पूछने लगा, तो? राहुल डरते हुए बोला, हमने ये बात किसी को नहीं बताई है। सिर्फ प्रिया इस बारे में जानती है, लेकिन उस बैंक चोरी करने वाले आदमी को पता नहीं कैसे हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझे धमकी देने लगा कि वो मेरे बारे में अधिराज अंकल को बता देगा। वीर उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोला, हम, आगे? राहुल बोला, जैसा कि सब जानते ही हैं कि अधिराज अंकल कौन है। सब उनके नाम से ही डरते हैं। मैं भी डर गया कि कहीं उन्हें पता लग गया कि मैं उनकी बेटी से प्यार करता हूं तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। इसलिए मैंने उस आदमी से अधिराज अंकल को कुछ भी ना बताने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके बदले में वो मुझसे पैसे मांगता था और पैसे लेने ही वो मेरे पास आता था। राहुल ने डरते डरते सारी बात बता दी। वीर उसे घूरते हुए बोला, तो पैसे की वजह से कहीं तुमने ही तो उसका खून नहीं कर दिया? राहुल हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कोई खून वून नहीं किया है। अगर इतनी ही हिम्मत होती तो सिम्मी के डैड सब सच बता देता, न कि उसको पैसे देता। वीर उसे फोन में एक मैसेज दिखाते हुए बोला, जिस दिन उसका खून हुआ था उस दिन तुम उसके आसपास थे, और ये रहा उसका सबूत, तुम्हारे फोन की लोकेशन। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? राहुल याद करते हुए बोला, उस दिन मैं उसे पैसे देने गया था, मैंने उसे पैसे दिए और वापस आ गया। वीर राहुल को घूरते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो ना तुम? राहुल हैरान परेशान सा बोला, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मम्मी कसम, मैं सच बोल रहा हूं। मैं उसे पैसे देने ही गया था और पैसे देकर वापस आ गया। मेरे आने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। वीर कुछ देर सोच में डूबा रहा और फिर बोला, उसके बाद कोई पैसे लेने आया? राहुल बोला, हाँ, एक आदमी और आया था। वो कुछ दिन पहले मास्क लगाकर कॉलेज ही आया था। उस दिन उसने मुझसे पैसे लिए और चला गया। वीर बोला, उसका चेहरा याद है तुम्हें? राहुल बोला, नहीं, चेहरा तो नहीं पता, मास्क लगा रखा था। उससे पहले मैंने उसे कभी देखा भी नहीं, तो मैं नहीं जानता कि वो कौन था। वीर समझ गया कि उस दिन वॉशरूम के बहाने राहुल उसी से मिलने गया होगा। उसे राहुल की बात पर यकीन हो गया तो वो बोला, ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो सीधा जेल लेकर जाऊंगा। वीर के इतना कहते ही राहुल सिर पर पैर रखकर वहां से दौड़ा। उसके जाने के बाद वीर सोचने लगा कि बात तो इसकी ठीक है, ये तो अधिराज सर के नाम से ही डरा हुआ है, ये क्या किसी का खून करेगा? लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रॉबरी करने वाले ब्लैकमेलिंग कब से करने लगे। नॉर्मली चोर उचक्के सिर्फ एक ही काम करते हैं, लेकिन ये तो रॉबरी के साथ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे। और वो मास्क वाला कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्क वाला ही चौथा साथी था और वो ही राहुल से पैसे लेकर गया हो? राहुल के जाने के बाद वीर वापस लाइब्रेरी के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो सिम्मी को देख रहा था जो कि अब भी नोट्स बनाने में लगी हुई थी। वीर उसे देखकर सोचने लगा कि सिम्मी ने मुझे कभी राहुल के बारे में नहीं बताया, सच बता देती तो क्या बिगड़ जाता,
कौन सा मैं उसे कुछ कह रहा था। उसे सिम्मी और राहुल की बातें याद आने लगी तो वो सोचने लगा कि शायद मैंने ही इन्हें नोटिस नहीं किया, वरना प्यार तो इन दोनों में था ही। तभी तो सिम्मी के गांव से आते ही राहुल उसके गले लग गया था। वो यूं ही ख्यालों में खोया हुआ था जबकि सिम्मी काम में लगी हुई थी। काम करते हुए सिम्मी का फोन बजने लगा। दूसरी ओर राहुल था। उसने सिम्मी को फोन पर सारी बात बता दी। सिम्मी ने सुना तो वो हैरान रह गई। उसने किताबें बंद की और लाइब्रेरी इस बाहर आ गई। बाहर उसे वीर खड़ा दिखा तो वो वीर के पास जाकर बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीर बोला, हाँ बोलो। सिम्मी बोली, यहाँ नहीं, घर चलो। वीर ने ओके कहा और उसके पीछे पीछे पार्किंग एरिया में चला गया। वहां से उसने गाड़ी निकाली और सिम्मी उसके बगल में बैठ गई। रास्ते में वीर ने उससे पूछा, किस बारे में बात करनी थी। सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। वीर गाड़ी चलाते हुए उसे घर ले जाने लगा तो रास्ते में सुनसान जगह पर सिम्मी बोली, गाड़ी रोको। वीर ने क्या कहा तो सिम्मी सख्त लहजे में बोली, गाड़ी रोको। वीर ने गाड़ी रोक दी तो सिम्मी गाड़ी से बाहर उतर गई। वीर भी गाड़ी से उतरा तो सिम्मी उसके पास गई और गुस्से में उसकी आंखों में देखने लगी। बीच रास्ते में सिम्मी ने वीर से गाड़ी रोकने के लिए कहा तो वीर ने गाड़ी साइड में लगाई। सिम्मी दंदनाते हुए गाड़ी ने बाहर उतरी और वीर को धक्का मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को परेशान करने की। वीर हैरानी से उसकी ओर देखने लगा तो वो बोली, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। राहुल ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तुमने उसे अकेले में डरा धमका कर उससे पूछताछ की है। वीर सफाई देते हुए बोला, देखो सिम्मी, मैंने उसे कोई डराया धमकाया नहीं है, सिर्फ उससे पूछताछ की। सिम्मी बोली, क्योंकि तुमने उससे पूछताछ, वो क्या कोई क्रिमिनल है? उल्टा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। वीर शांति से बात करते हुए बोला, बताया उसने मुझे, क्रिमिनल नहीं है, इसीलिए जाने दिया, वरना अब तक तो वो जेल में होता। सिम्मी खींचती हुई बोली, वो बेचारा वैसे ही पापा से डरता है, तुमने उसे और डरा दिया, पता नहीं अब कितने दिन कॉलेज नहीं आएगा। तुम पहले मुझसे बात नहीं कर सकते थे क्या? वीर भी झिड़कते हुए बोला, क्यों करता तुमसे बात, मर्डर का केस था, जो सस्पेक्ट होगा उसी से बात करूंगा ना। वीर की बात सुनकर सिम्मी चुप हो गई। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव आ गए। उसे डर था कि कहीं वीर उसके डैड को उनके बारे में न बता दे। सिम्मी की चुप्पी देखकर वीर बोला, फिक्र मत करो, मैं अधिराज जी को तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सिम्मी वीर का मुंह देखने लगी तो वीर बोला, जो बात राहुल ने बताई वो तुम भी बता सकती थी ना। सिम्मी पूछने लगी, क्यों, तुम क्या करते जानकर? वीर हड़बड़ाते हुए बोला, क्या करता, कुछ नहीं करता। सिम्मी बोली, बस तो फिर, ये कहकर वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके जाने के बाद वीर भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर दोनों डांस क्लास की ओर चले गए। वहां मैदी ने सिम्मी और वीर को साथ में डांस करना सिखाया। वो अपनी एक डांसर के साथ डांस करते हुए उन्हें स्टेप बताने लगा। वो बोला, तुम दोनों को भी ऐसे ही डांस करना है। डांस करते हुए आई कांटेक्ट जरूरी है, ओके, और फ्लो के साथ डांस करना, फील लेकर। उसके बताने के बाद वीर और सिम्मी एक साथ खड़े हो गए और हाथ पकड़कर डांस करने लगे। सिम्मी तो नॉर्मल होकर डांस प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन वीर को सिम्मी का हाथ पकड़ना अजीब लग रहा था। जब से उसे पता चला कि राहुल और सिम्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब से वो सिम्मी से कुछ दूरी बनाकर रह रहा था। उसे झिझकते देखकर सिम्मी बोली, क्या कर रहे हो, ढंग से डांस करो ना। वीर बोला, मुझसे नहीं हो रहा, तुम ही कर लो। सिम्मी गुस्से में बोली, अगर नहीं करना था तो यहाँ आए ही क्यों? इतने दिन वेस्ट करवाकर अब बोल रहे हो कि डांस नहीं करना। तुम्हारे चक्कर में मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उन दोनों की बहस चल रही थी कि तभी मैदी वहां आ गया और बोला, व्हाट हैपन गायस, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? सिम्मी बोली, देखिए ना सर, वीर डांस करने से मना कर रहा है। वीर तुनकते हुए बोला, मुझसे नहीं होता डांस, तुम अपने लिए कोई और डांस पार्टनर ढूंढ लो। सिम्मी गुस्से में बोली, देखा सर। मैदी बोला, रिलैक्स गायस, वीर तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर वो वीर को साइड में ले गया। वहां जाकर वो पूछने लगा, क्या हुआ, तुम आज वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? वीर बोला, कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है आज कुछ करने का। मैदी बोला, हो जाता है कभी कभी, आज मूड नहीं है तो रहने दो, रेस्ट करो, लेकिन डांस को छोड़ो मत। तुम अगर डांस नहीं करोगे तो सिम्मी का क्या होगा? उस बेचारी ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, अपने नहीं उसके बारे में सोचो, तुम्हारी दोस्त है ना वो। मैदी की समझाने पर वीर हम कहते हुए मान गया। फिर मैदी सिम्मी के पास जाकर बोला, आज तुम अकेले प्रैक्टिस कर लो, ओके, वीर कल कर लेगा, और उसे थोड़ा स्पेस दो, उसका दिमाग शांत होगा तो वो खुद डांस करने लगेगा। सिम्मी ने मैदी की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया और अकेले डांस की प्रैक्टिस करने लगी। वहां से घर जाते समय सिम्मी वीर से पूछने लगी, अब तुम्हें क्या हो गया, पहले तो ठीक थे, अब क्यों मुंह बना रखा है? वीर कुछ नहीं बोला तो सिम्मी ने फिर से पूछा, बताओगे कुछ? नाराज तो मुझे होना चाहिए कि तुमने राहुल को धमकाया, लेकिन उल्टा तुम मुझ पर नाराज हो रहे हो। वीर खींचते हुए बोला, केस की टेंशन है, तुम प्लीज मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वो गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंचे तो सुवर्णा जी बोली, आ गए दोनों। वीर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया।
उसे जाता देखकर सुवर्णा जी बोली, इसे क्या हुआ अब? सिम्मी बोली, केस की टेंशन है, लीव हिम अलोन। सुवर्णा जी बोली, चल तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर वो किचन से 2 प्लेट खाना ले आई। उन्होंने वीर को उसका खाना कमरे में ही दे दिया। फिर सिम्मी को हॉल में बुलाकर उसे भी खाना खिलाने लगी। वीर अपने कमरे में बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। सिम्मी और राहुल के बारे में सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। वो कभी उठता, कभी बैठता तो कभी टहलने लगता। तभी सुवर्णा जी खाना लेकर आ गई तो वीर उनके सामने सामान्य होने की कोशिश करने लगा। सुवर्णा जी उसे खाने की प्लेट देते हुए बोली, चिंता मत करो बेटा, केस सॉल्व हो जाएगा। केस के चक्कर में अपना दिमाग खराब मत करो। चलो अब खाना खाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। हाँ। वीर ने फीका सा मुस्कुराते हुए जी कहा और खाना खाने लगा। सुवर्णा जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। लंच के बाद वीर रेस्ट करने लगा। शाम को जब अधिराज जी घर लौटे तो वो वीर से राहुल के बारे में पूछताछ करने लगे। इस दौरान वीर गुमसुम सा ही था। अधिराज जी सोचने लगे कि वीर आज चुपचाप सा लग रहा है, जरूर कोई बात है। अधिराज जी वीर से पूछने लगे, क्या हुआ वीर, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो? राहुल से पूछताछ करने वाले थे ना, क्या हुआ? वीर नॉर्मल होते हुए बोला, जी सर, मैंने राहुल से पूछताछ की थी, उससे बात करके ऐसा कुछ खास पता नहीं चला। वो बोल रहा था कि उसके दोस्तों के जरिए उसकी पहचान उस चोर से हुई थी, बस ऐसे ही कभी कभार मिलना जुलना होता था। अधिराज जी बोले, और मर्डर वाले दिन वो क्यों मिला था? वीर ने झूठ बोल दिया कि उस दिन भी वो ऐसे ही मिलने गया था, साथ में स्मोक वगैरह करने, लेकिन जल्दी ही वो वापस भी आ गया था। मर्डर के टाइम वो वहां नहीं था। अधिराज जी सोचते हुए बोले, इसका मतलब उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? वीर नजरें चुराते हुए बोला, नो सर, राहुल का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो इनोसेंट है। अधिराज जी बोले, ठीक है फिर, इनोसेंट है तो जाने दो। वीर ने जी सर कहा और वहां से चला गया। अगले दिन वीर और सिम्मी कॉलेज गए। सिम्मी रास्ते में सोचने लगी कि वीर ने राहुल से जिस तरह पूछताछ की है, उसके बाद पता नहीं वो कब तक कॉलेज नहीं आएगा। इन मामलों में वो बड़ा डरपोक है। वो यही सब सोचते हुए कॉलेज जा रही थी कि उसे कॉलेज के गेट पर राहुल खड़ा दिख गया। सिम्मी और वीर हैरानी से उसे देखने लगे। सिम्मी गाड़ी से उतरी और राहुल के पास जाकर बोली, तुम? राहुल बोला, हाँ मैं। सिम्मी वीर की ओर देखते हुए राहुल से बोली, आई एम सॉरी राहुल, वीर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। राहुल सिम्मी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे किसी का डर भी नहीं है, सच सामने आ गया है, यही मेरे लिए काफी है। अब कोई कुछ भी कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा साथ छोड़ने वाला हूँ। वीर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोला, आई एम सॉरी, अगर तुम दोनों ने मुझे पहले ही बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। खैर, हमारा काम कातिल को पकड़ना है, वो हम कैसे भी पकड़ ही लेंगे, और मेरी वजह से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। राहुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सिम्मी का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वीर भी मुंह लटकाए उसने पीछे पीछे जाने लगा। आज क्लासरूम में दोनों साथ में बैठे हुए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वीर बाहर खड़ा दोनों को देख रहा था और उन्हें देखकर नजरअंदाज करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक लेक्चर हुए, राहुल और सिम्मी क्लासरूम से बाहर निकले ही नहीं। वो दोनों पूरा दिन साथ रहे और वीर बाहर खड़ा अपनी ड्यूटी करता रहा। लेक्चर खत्म होने के बाद राहुल और सिम्मी बाहर आए तो वीर बोला, डांस क्लास चलें? सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल बोला, कोई जरूरत नहीं है, सिम्मी का डांस पार्टनर मैं बनूंगा। तुम्हें ना तो डांस आता है, ना ही तुम्हारा मन है, तो मैं तुम्हारी जगह सिम्मी के साथ डांस करूंगा। वीर सिम्मी की ओर देखने लगा तो सिम्मी ने नजरें झुका ली। वीर तीखे लहजे में बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं क्या करूंगा ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। मैं कपल डांस कर रहा हूँ सिम्मी के साथ, तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो। फिर वो सिम्मी से बोला, मैं पार्किंग में वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वीर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिम्मी राहुल से बोली, राहुल, डांस की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ज्यादा दिन भी बाकी नहीं है, तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं ना? राहुल बोला, लेकिन क्यों, मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूं ना। वीर को हटा दो, उसकी जगह मैं आ जाऊंगा। सिम्मी बोली, समझा करो राहुल, माना कि अभी तुम गुस्से में हो, लेकिन सिचुएशन भी तो देखो। हमने कपल डांस के लिए नाम दे दिया है, प्रैक्टिस भी चल रही है, एकदम से सब चेंज करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर वीर का भी तो सोचो, वो बेचारा क्या करेगा। राहुल हिकारत से बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसने कल मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। सिम्मी उसे समझाते हुए बोली, गुस्सा मत करो, वीर पुलिस वाला है, उसका काम है इंटरोगेशन करना, तो वो बस अपना काम कर रहा था। उसने माफी भी मांगी ना, तो अब उसे माफ कर दो प्लीज, सिम्मी प्यार से मनाते हुए बोली। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिम्मी बोली, अच्छा तुम्हारी गिटार प्रैक्टिस कैसी चल रही है? राहुल संक्षिप्त में बोला, ठीक चल रही है। सिम्मी बोली, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हाँ, स्टेज हिला देना है।
वो राहुल को प्रोत्साहित करते हुए बोली। बदले में राहुल हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर सिम्मी बोली, अच्छा तुम घर जाओ, मैं भी डांस प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। ये कहकर सिम्मी उसे बाय कहकर जाने लगी कि तभी राहुल ने उसे गले लगा लिया और बोला, आई लव यू सिम्मी। सिम्मी उसकी इस हरकत पर चौंक गए, फिर खुद भी राहुल के गले मिलते हुए बोली, आई लव यू टू। चलो अब मैं निकलती हूँ, तुम भी ध्यान से जाना। हाँ। ये कहकर सिम्मी राहुल को अलविदा कहते हुए पार्किंग की ओर चली गई। दूर गाड़ी में बैठा वीर राहुल और सिम्मी को देख रहा था। उसे राहुल का रवैया ठीक नहीं लग रहा था। आज जो वो सिम्मी के लिए प्यार जता रहे थे, वीर को वो अखर रहा था, लेकिन वो जानता था कि राहुल गुस्से में है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। कॉलेज से निकलकर वीर और सिम्मी डांस क्लास गए। वहां मैदी वीर को देखकर बोला, सो वीर, आज कैसा है मूड? वीर विश्वास के साथ बोला, गुड। मैदी बोला, तो आज डांस प्रैक्टिस करें? वीर ने ओके कहा तो मैदी फिर से उन्हें कपल डांस सिखाने लगा। फिर उसने वीर और सिम्मी से भी वैसा ही करने के लिए कहा। आज वीर कुछ अलग ही मूड में था। आज वो खुद ही सिम्मी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर डांस स्टार्ट करने लगा। बीते कुछ दिनों से वीर में जो झिझक थी, आज वो सिम्मी को नजर नहीं आ रही थी। वो वीर के इस बदलाव को भांपने की कोशिश कर रही थी, जबकि वीर राहुल को प्रूव करना चाहता था कि ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सकता हो, चाहे डांस ही क्यों ना हो। इसलिए आज वो पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रहा था। आज जैसे ही उसने सिम्मी को कमर से पकड़ा तो सिम्मी एकदम से चौंक गए और उसकी आंखों में देखने लगी। वीर भी सिम्मी से नजर मिलाकर डांस स्टेप करने लगा। वीर ने सिम्मी के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर जो डांस किया ना, मैदी तो बस उन्हें देखता ही रह गया। वो ताली बजाते हुए बोला, फैब्यूल्स, अमेजिंग, मजा आ गया आज तुम्हारा डांस देखकर। सिम्मी और वीर अलग हुए तो मैदी बोला, ऐसा ही डांस स्टेज पर भी करना, पूरी कॉन्फिडेंट के साथ। एंड वीर, तुम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आई एम इम्प्रेस्ड। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैदी बोला, चलो अब नेक्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम एक जगह खड़े होकर सिम्मी का हाथ पकड़ोगे और सिम्मी तुम 360 डिग्री पर राउंड राउंड घूमोगी। 5 राउंड घूमने के बाद वापस से तुम दोनों करीब आओगे और एक दूसरे की आंखों में देखोगे। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये कहकर मैदी ने अपनी साथी डांसर के साथ उन्हें स्टेप करके बताया। वीर और सिम्मी ने गौर से स्टेप को समझा और उसे कॉपी करने लगे। आज सिम्मी की तबीयत नासाज थी, फिर वो डांस स्टेप पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। शुरू में तो सिम्मी से हुआ ही नहीं, वो बार बार वीर से टकरा जाती। कई बार उसने वीर के पांव पर अपना पैर रख दिया। एक दो बार दोनों के सिर टकरा गए। मैदी उन्हें फिर से स्टेप समझाने लगा तो दोनों बारीकी से स्टेप समझने लगे। उन्होंने फिर से ट्राई किया तो इस बार थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन 5 राउंड घूमने की वजह से सिम्मी का सिर चकराने लगा और उसकी आंखें ढलने लगी। वो वीर का हाथ छोड़कर गिरने ही वाली थी कि वीर ने उसे कमर से थाम लिया और बोला, सिम्मी। मैदी और उसकी साथी भी सिम्मी के पास आ गए। मैदी बोला, ओह गॉड, ये आजकल के बच्चे भी कितने डेलिकेट होते हैं। इतने में ही चक्कर आ गए। तभी मैदी की साथ वाली लड़की पानी ले आई और वीर ने सिम्मी को कंधे से थाम कर बेंच पर बैठा दिया। फिर वो सिम्मी को पानी देते हुए बोला, अब ठीक हो? सिम्मी पानी पीते हुए हाँ कहने लगी तो मैदी बोला, थोड़ी देर रिलैक्स करो, जब हेल्थ ठीक लगे तभी प्रैक्टिस करना। वीर बोला, सर 5 राउंड ज्यादा नहीं है, अच्छे खासे आदमी को चक्कर आ जाएंगे। मैदी बोला, ओके, ज्यादा लग रहे हैं तो 2-3 कर लेना। फिर इस तरह के स्टेप से डांस में खूबसूरती आती है, तो अगर अच्छा डांस सीखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सिम्मी बैठी हुई आराम कर रही थी कि तभी उसे ओबकाई आने लगी। वो तुरंत उठी और वॉशरूम जाकर उल्टी करने लगी। वीर भी उसके पीछे गया और पीठ रब करने लगा। कुछ देर में सिम्मी बाहर आए तो वीर बोला, डॉक्टर के यहाँ चले? सिम्मी बोली, नहीं, सिर चकरा रहा था इसलिए वॉमिट हो गई, प्लीज घर चलो, मुझे रेस्ट करना है। वीर मैदी से बोला, सिम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम चलते हैं, बाकी प्रैक्टिस कल करेंगे। मैदी ने ओके कहा तो वीर सिम्मी को लेकर जाने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए सिम्मी का सिर फिर से चकराने लगा तो वीर उसके साथ साथ चलने लगा। फिर वो उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले गया। घर पहुंचने के बाद वीर सिम्मी को पकड़कर ले जा रहा था तो सुवर्णा जी उसे देखकर बोली, अरे सिम्मी, क्या हुआ तुम्हें? वीर बोला, इसे डांस क्लास में चक्कर आ गए, वॉमिटिंग भी हो रही थी। सुवर्णा जी बोली, आओ यहाँ बैठो। ये कहकर उन्होंने सिम्मी को सोफे पर बैठाया और बोली, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये कहकर वो फोन करने लगी तो सिम्मी बोली, नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर घूम रहा है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सुवर्णा जी बोली, ठीक है तू बैठ, मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो तुरंत किचन जाकर उसके लिए शिकंजी बनाने लगी। वीर भी चेंज करने अपने कमरे में चला गया। सिम्मी बाहर सोफे पर बैठी हुई थी, आराम कर रही थी। सुवर्णा जी शिकंजी बनाने लगी तो उसी वक्त सुवर्णा जी की बहन का कॉल आने लगा। सुवर्णा जी उनसे बात करते हुए शिकंजी बनाने लगी तो उन्हें देर हो गई। बाहर सिम्मी बैठे बैठे थक गई तो वो वहीं सोफे पर ही पसर गई। कुछ देर बाद वीर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने सिम्मी को सोफे पर सोया देखा। वो अपने कमरे में गया और वहां से एक चादर लेकर आया।
उसने सिम्मी को चादर उठाए और बड़ी कम करके वापस अपने कमरे में चला गया। किचन से बाहर निकलते हुए सुवर्णा जी ने उसे ये सब करते देख लिया। वो वीर की दरियादिली पर मुस्कुरा रही थी। फिर उन्हें ध्यान आया कि सिम्मी तो सो गई। उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा कि मेरी वजह से मेरी बच्ची बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। शाम को अधिराज जी घर लौटे तो उन्होंने सिम्मी को सोफे पर सोए देखा। वो चुपचाप सुवर्णा जी के पास किचन में गए और बोले, सिम्मी को क्या हुआ, वो वहां क्यों सो रही है? सुवर्णा जी बोली, डांस क्लास गई थी, वहां चक्कर आ गए, अब रेस्ट कर रही है। अधिराज जी पूछने लगे, कुछ खाया उसने? सुवर्णा जी बोली, कहाँ खाया, आते ही सो गई। अधिराज जी सिम्मी के पास गए और उसे प्यार से उठाते हुए बोले, सिम्मी बेटा, सिम्मी। सिम्मी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अधिराज जी पूछने लगे, अब कैसी है तबीयत? सिम्मी बोली, अब ठीक हूँ पापा, आप कब आए? अधिराज जी बोले, जस्ट अभी आया, ये लो तुम ये शिकंजी पियो। सिम्मी बोली, नहीं मेरा मन नहीं है। अधिराज जी धीरे से बोले, तो चाउमीन खाने का मन है? सिम्मी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी तो अधिराज जी बोले, चलो फिर ऑर्डर करते हैं। तभी सुवर्णा जी कहने लगी, कहाँ, क्या तबीयत खराब है ना उसकी? चाइनीज क्या ऑर्डर कर रहे हो? खिचड़ी बना रही हूं मैं। सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, देखो ना पापा, फिर से वही बेस्वाद खिचड़ी। अधिराज जी बोले, देखो सुवर्णा जी, आज मेरी सिम्मी का जो खाने का मन करेगा वो खाएगी, आप मना नहीं करोगी। सुवर्णा जी बेचारी उन्हें रोकती रह गई और अधिराज जी ने सिम्मी के बाहर से खाना मंगवा लिया। दोनों बाप बेटी ने मिलकर चाइनीज का आनंद लिया और सुवर्णा जी बेचारी मन मनोज कर रह गई। रात को प्रिया का सिम्मी को कॉल आने लगा। सिम्मी ने उससे बात की तो प्रिया बोली, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? सिम्मी बोली, मत पूछ यार, प्रैक्टिस के चक्कर में तबीयत खराब हो गई। ये कहकर उसने डांस क्लास में हुई घटना के बारे में बताया। प्रिया बोली, आज तो रेस्ट कर, लेकिन कल कॉलेज जरूर आना, कल हम सब साथ में प्रैक्टिस करके देखेंगे, अगर ठीक लगा तो कोलैबोरेशन में परफॉर्म कर लेंगे। सिम्मी बोली, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी। प्रिया बोली, चल फिर तू रेस्ट कर, कल मिलते हैं, बाय। सिम्मी ने भी बाय कहकर फोन रख दिया और आने वाले कल का इंतजार करने लगी। अगली सुबह सिम्मी सोकर उठी तो उसे थकावट और हल्का बुखार था। उसने ज्यादा गौर नहीं किया और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। तैयार होकर वो नीचे आई तो सुवर्णा जी बोली, अब कैसी है बेटा? सिम्मी बोली, ठीक हूँ मॉम, बस आज थोड़ी थकावट सी हो रही है। सुवर्णा जी बोली, तो आज रहने देना, आराम कर, शाम को फिर डांस क्लास भी जाना पड़ता है, आज छुट्टी कर। सिम्मी बोली, नहीं आज कॉलेज जाना जरूरी है, तबीयत ठीक रही तो ही डांस क्लास जाऊंगी, वरना नहीं। तभी वीर तैयार होकर आ गया और सुवर्णा जी उसे भी नाश्ता देने लगी। वो बोली, वीर बेटा, सिम्मी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखना। हाँ। वीर ने सिम्मी की ओर देखा और संक्षिप्त में बोला, जरूर। फिर दोनों नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गए। वीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो सिम्मी गाड़ी में बैठ गई। फिर वीर गाड़ी ड्राइव करने लगा। रास्ते में वो पूछने लगा, अब भी चक्कर आ रहे हैं? सिम्मी बोली, नहीं चक्कर तो नहीं आ रहे, बस थकान हो रही है। वीर सोचने लगा कि पूरा दिन कॉलेज में दिमाग मारो, फिर 1 घंटा डांस करो, थकान तो होगी ही, वैसे ही नाजुक सी है, खाती पीती भी नहीं ढंग से। कुछ देर में वो दोनों कॉलेज पहुंचे तो उन्हें फिर से कॉलेज के गेट पर राहुल दिख गया। राहुल को देखकर सिम्मी गाड़ी से उतरी तो राहुल उसे अपने साथ क्लासरूम ले गया। उनके जाने के बाद वीर गाड़ी पार्क करने लगा। फिर वो भी सिम्मी की क्लास की ओर चला गया। क्लासरूम में राहुल और सिम्मी बात कर रहे थे। सिम्मी आज कम बात कर रही थी तो राहुल बोला, क्या हुआ, तुम्हारा फेस उतरा हुआ सा लग रहा है, सब ठीक तो है ना? सिम्मी बोली, कल तबीयत खराब थी, आज भी थोड़ी थकान है, इसलिए लो फील कर रही हूँ। राहुल बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो उठा और कैंटीन चला गया। उसके जाने के बाद सिम्मी और प्रिया आपस में बात करने लगे। कुछ देर में राहुल कैंटीन से फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आया और जानबूझकर वीर को साइड मारते हुए अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने सिम्मी से कहा, ये सब तुम्हारे लिए, चलो फटाफट खाओ। सिम्मी का मन तो नहीं था लेकिन वो राहुल का मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खाने लगी। बाहर खड़ा वीर उन दोनों को देख रहा था और सोच रहा था कि ये राहुल मेरे चक्कर में सिम्मी को परेशान ना करने लगे। वैसे ही उसकी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा खिला रहा है। कुछ देर में लेक्चर स्टार्ट हुए और सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। सिम्मी बाहर खड़े वीर को देख रही थी और सोच रही थी कि जब तक लेक्चर चलते हैं वीर खड़ा ही रहता है, इतना भी नहीं सोचता कि थोड़ी देर बैठ जाऊं। वो वीर की ओर देखे जा रही थी तो राहुल ने उसके आगे चुटकी बजाई और बोला, ध्यान कहाँ है? सिम्मी बोली, कुछ नहीं, वीर के बारे में सोच रही हूँ, रोज ऐसे ही खड़ा रहता है, थोड़ी देर कैंटीन जाकर बैठ भी तो सकता है। राहुल हिकारत से बोला, खड़े होकर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये उसका काम है। सिम्मी राहुल को झिड़कते हुए बोली, अच्छा, उसकी जगह तुम होते तो तुम कर पाते? राहुल उल्टा सिम्मी को डांटते हुए बोला, तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जता रही हो? सिम्मी भी गुस्से में बोली, हाँ जता रही हूँ।
क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। राहुल रूठकर बोला, हाँ मैं पत्थर ही सही, तुम जाओ अपने देवता वीर के पास। उन दोनों का झगड़ा हो गया तो सिम्मी मुंह फेर कर बैठ गई। कुछ देर बाद लेक्चर खत्म हुआ तो प्रिया बोली, तुम दोनों फिर से लड़ने लगे, कम से कम लेक्चर के बीच तो शांत रहा करो। राहुल बोला, सिम्मी को बोलो, यही लड़ती रहती है। सिम्मी बोली, हाँ मैं ही लड़ती हूँ बस, अब तुम बैठो अकेले, मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये कहकर वो अपना बैग लेकर उठ गई। उसके जाने के बाद प्रिया राहुल को समझाते हुए बोली, अरे यार क्या है तुम दोनों का, आज मिलकर प्रैक्टिस करने वाले थे, आज ही झगड़ा कर लिया, अब जाओ मनाओ उसे। राहुल खींचते हुए बोला, हर बार मैं ही मनाता फिरूं। प्रिया बोली, नहीं मनाना तो बैठे रहो, मैं भी प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। ये कहकर प्रिया भी वहां से चली गई। दोनों बाहर आए तो वीर ने पूछा, हो गया लेक्चर? सिम्मी गुस्से में बोली, हाँ हो गया, अब हॉल में चलो प्रैक्टिस करनी है। फिर वो तीनों हॉल की ओर जाने लगे। हॉल के गेट पर उनसे पास मांगने लगे तो सिम्मी बोली, हमारे पास तो कोई पास नहीं है। हॉल के गेट पर बैठा गार्ड बोला, तो स्टाफ रूम में जाकर अपना पास बनवाओ, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। गार्ड के कहने पर तीनों स्टाफ रूम में चले गए और वहां टीचर से पास बनवाने लगे। इन सब में थोड़ी भागदौड़ हो रही थी तो सिम्मी को थकान होने लगी। वो धीरे धीरे चल रही थी तो वीर बोला, तुम बैठो मैं पास बनवा लूंगा। सिम्मी बोली, मेरा पास तुम्हें नहीं देंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। वो जैसे तैसे भागदौड़ करने लगी। कुछ देर की भागदौड़ के बाद उनका गेट पास बन गया तो तीनों हॉल की तरफ जाने लगे। वहां उन्होंने राहुल को भी देखा, वो भी हॉल के गेट पर ही खड़ा था। राहुल भी उनके साथ अंदर जाने लगा तो वीर उससे बोला, जाकर पहले पास बनवा लो, फिर एंट्री मिलेगी। राहुल उसे अपनी जेब से पास निकालकर दिखाते हुए बोला, ऑलरेडी बना लिया है। उसने गॉड को पास दिखाया और सबके साथ अंदर चला गया। अंदर आकर वीर उससे बोला, जब अपना पास बनवा रहे थे तो सिम्मी का भी बनवा लेते, उसे परेशान तो नहीं होना पड़ता। वीर की बात सुनकर सिम्मी राहुल की ओर देखने लगी तो राहुल अटकते हुए बोला, ये मेरे दोस्तों ने बनवाया, खुद बनाने जाता तो सिम्मी का भी बनवा ही लेता। सिम्मी उससे मुंह फेरे खड़ी थी तो राहुल उसे मनाते हुए बोला, सॉरी, मुझे तुमसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, माफ कर दो प्लीज। वो सिम्मी के सामने कान पकड़ने लगा तो सिम्मी का गुस्सा काफूर हो गया और वो मुस्कुरा उठी। इस बार उसे राहुल को माफ करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। आंखों ही आंखों में उसने राहुल को माफ कर दिया और फिर से दोनों एक हो गए।